हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। तो यहां पे आज हम जानेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। जी हां, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। कंप्लीट चैप्टर आपको कहीं पर आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यही वीडियो देखिए और इतने में आपका पूरा नोट्स प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। पूरा एनसीईआरटी पर ही आधारित आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है यस की एम स्टडी को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ प्यारे बच्चों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यस की एम स्टडी जो टेलीग्राम का चैनल है उसको आपको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। तो पौधों में पादप कोशिका की स्फीति दशा को बनाए रखने में जल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो जल होता है यह पौधों में जो पादप कोशिका की स्फीति होती है उसको बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जल निभाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी स्थलीय जीव जंतु व पौधे मृदा के माध्यम से ही जल पूर्ति करते हैं। यानी कि जो मृदा होती है इसके ही कारण जो जीव जंतु हैं और पौधे होते हैं यह जल की पूर्ति करते हैं। अब कहेंगे सर मृदा से कैसे करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, जब बारिश होगी यह एक तालाब है तो यह कहीं ना कहीं मृदा ही तो है, तो यह पानी को इकट्ठा करेगा कि नहीं। तो इसी प्रकार वो जल की पूर्ति करते हैं। अब आता है इसमें मृदा जल। तो यानी कि अभी यहाँ पे है कि जो मृदा जल से ही जीव जंतु अपनी मृद जल की पूर्ति करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों मृदा जल क्या होती है? सबसे पहले माइंड में आप क्या आएगा ना कि सर ये बता दीजिए थोड़ा सा ये मृदा जल क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो वर्षा का जल मृदा में जल का प्रमुख स्रोत होता है। जो वर्षा का जल होता है यह जल मृदा में जल का क्या होता है? सबसे प्रमुख स्रोत होता है। वर्षा हो जाने के बाद ढलान के कारण कुछ जल बह जाता है और इसे अपवाहित जल कहते हैं। अब बात आती है अपवाहित जल की। तो वर्षा हो जाने के बाद जो ढलान के कारण जो जल क्या हो जाता है? बह जाता है, उसे ही प्यारे बच्चों अपवाहित जल का नाम दिया गया है। अब आता है आपका मृदा जल के प्रकार। क्या आता है प्यारे बच्चों? मृदा जल के प्रकार। यानी कि मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्षेत्रीय जलधारिता की मात्रा के अनुसार मृदा जल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो क्षेत्रीय जलधारिता होती है अगर उसके अनुसार देखें तो जो मृदा होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहली वाली मृदा क्या होती है? केशिका जल। सबसे पहला क्या होता है? केशिका जल। जो जल मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्रों, रंध्रों, नलिकाओं आदि में भरा होता है उसे केशिका जल या प्राप्य जल भी कहते हैं। तो केशिका जल क्या होता है? केशिका जल का मतलब ये होता है जो कि मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्र हो सकते हैं या फिर उसमें रंध्र हो सकते हैं या फिर उसमें नलिकाएं इत्यादि में भरा होता है, उसे हम लोग केशिका जल कहते हैं। दूसरा आता है आर्द्रता जल। आर्द्रता जल क्या होते हैं? वाष्प की अवस्था में मृदा कणों के चारों ओर पाए जाने वाले जल अणु को आर्द्रता जल कहते हैं। तो आर्द्रता जल वह जल होता है जो वाष्प की अवस्था में मृदा कणों के चारों ओर पाए जाने वाला जल के अणु होता है, उसे हम लोग आर्द्र जल का नाम प्यारे बच्चों देते हैं। तीसरा आता है क्रिस्टलीय जल। तीसरा क्या आता है? क्रिस्टलीय जल। तो ये क्रिस्टलीय जल क्या होते हैं? मृदा के कणों में लवकों की संरचना में उपस्थित जल को रासायनिक रूप से संयुक्त रहता है और इसे ही क्रिस्टलीय जल कहते हैं। तो क्रिस्टलीय जल दे देगा तो बता दीजिएगा मृदा के कणों में लवणों की संरचना में उपस्थित जल को जो रासायनिक रूप से क्या रहते हैं? संयुक्त अवस्था में रहता है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय जल कहते हैं। इसके उदाहरण क्या? जैसे CuSO4.5H2 यह क्रिस्टलीय जल का क्या है प्यारे बच्चों? एक प्यारा सा उदाहरण है। अब आपका आता है पौधों द्वारा जल का अवशोषण। यानी पौधों द्वारा जल का अवशोषण प्यारे बच्चों किस प्रकार से किया जाता है? तो शैवालों में जल का अवशोषण उनकी सभी कोशिकाओं द्वारा होता है। जो शैवाल होते हैं उसमें अगर जल का अवशोषण देखें तो जो उनकी कोशिकाएं होते हैं उसके ही द्वारा होती है। इसी प्रकार बायोफाइटस में जो बायोफाइटस होता है उसमें जल का अवशोषण एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय संरचनाओं द्वारा होता है, जिसे मूलाभास कहते हैं और इसे ही प्यारे बच्चों मूलाभास का नाम दिया गया है। और वहीं पे
टेरिडोफाइटस, अनावृतबीजी तथा आवृतबीजी पौधों में यह कार्य जड़ों द्वारा होता है। और वहीं पे जो टेरिडोफाइटस होते हैं और अनावृतबीजी होते हैं तथा आवृतबीजी जितने भी पौधे होते हैं उसमें जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? वह प्यारे बच्चों जड़ों के द्वारा होता है। जल का अवशोषण जड़ों के मूलरोम छिद्र द्वारा होता है। जो जल का अवशोषण होता है, जो जल का अवशोषण मतलब जो जल ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा होता है? वो जड़ों के मूलरोम छिद्र द्वारा होता है। और जड़ के भागों को निम्नलिखित 4 प्रदेशों में बांटा गया। और जो जल के भाग होते हैं, जड़ के भाग होते हैं, इसको कितने भागों में बांटे हैं? तो इसमें निम्नलिखित 4 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? सबसे पहला इसके जो जड़ का भाग बांटा गया है मूल गोप में बांटे हैं। सबसे पहला क्या भाग आता है? मूल गोप आता है। तो चलिए देखते हैं ये मूल गोप क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यह छोटी व टोपी नुमा संरचना है। जो मूल गोप होती है जड़ का, यह छोटी और टोपी नुमा क्या होती है? संरचना है। जड़ के अगले सिरे पर स्थित होती है। जो जड़ के अगले अग्रभाग पर स्थित होती है। यह जल के सिरे पर स्थित कोमल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है। और यह जो जल के सिरों पर स्थित कोमल कोशिकाएं होती हैं उसको क्या करती है? नष्ट होने से उसको सेफ रखती है। ठीक है ना। दूसरी आती है प्यारे बच्चों, वह आती है कोशिका निर्माण प्रदेश। अगला क्या आता है? कोशिका निर्माण प्रदेश। तो यह मूल गोप के ठीक पीछे स्थित होता है। जो कोशिका निर्माण प्रदेश होता है, जो मूल गोप होता है, उसके ठीक क्या स्थित होता है? पीछे स्थित होता है। इनकी कोशिकाएं लगातार कोशिका विभाजन के द्वारा नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार कोशिका क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। जिसके पश्चात जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका क्या होता है? निर्माण करना होता है। तीसरी आती है कोशिका विवर्धन प्रदेश। ये कोशिका विवर्धन प्रदेश क्या होता है? यह कोशिका निर्माण प्रदेश के पीछे फैला रहता है और इनमें लंबाई में वृद्धि होती है। और जो कोशिका विवर्धन प्रदेश होता है यह कोशिका निर्माण प्रदेश के पीछे फैला रहता है और इनमें लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला आता है कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन क्या होता है? यह कोशिका विवर्धन प्रदेश के पीछे स्थित होता है। जो कोशिका विभेदन होता है यह कोशिका विवर्धन प्रदेश के क्या होता है? पीछे स्थित होता है। इस प्रदेश की बाह्य परत की कोशिकाएं मूल रोमों का निर्माण करती हैं जो भूमि से जल का अवशोषण करती हैं। और यही भूमि से जल का क्या करती है प्यारे बच्चों? अवशोषण करती हैं। अब आप बात आती है जल अवशोषण की क्रियाविधि। किसकी बात आती है प्यारे बच्चों? जल अवशोषण की क्रियाविधि। यानी कि जो जल अवशोषण होता है यह कितने प्रकार का होता है, ये चीज आपको यहाँ पे डिटेल में देखनी है। तो जल अवशोषण कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला होता है सक्रिय जल अवशोषण। सबसे पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है ना। तो यह तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन धीमी गति से होने लगता है और मृदा में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो सक्रिय जल अवशोषण होता है। और यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जो सक्रिय जल अवशोषण होता है प्यारे बच्चों यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला जो होता है वो होता है परासरणीय जल अवशोषण। सबसे पहला क्या कौन सा होता है? परासरणीय जल अवशोषण। तो सबसे पहले मूलरोमों की भित्ति मृदा के विलयन में उपस्थित जल का अंतः शोषण करती है तथा जल परासरण द्वारा मूलरोमों में पहुंचता है तथा मूलरोम स्फीति दशा में आ जाते हैं व इनका परासरण दाब कम हो जाता है। इसी कारण जल मूलरोमों के पास स्थित वलकुट की कोशिका में चला जाता है। और इसी कारण जो जल होता है वह मूलरोमों के पास स्थित वलकुट की कोशिका में क्या चला जाता है? और इसके बाद जल परिरभ कोशिका में चला जाता है और यहाँ से जल जाइलम कोशिका में पहुँच जाता है। इस विधि द्वारा जल जीवित कोशिकाओं के जीवद्रव्य से विसरण दाब न्यूनता की प्रवणता के कारण अंत में जाइलम की निर्जीव कोशिका तक क्या कर पहुंच जाता है। ठीक है ना। अब आता है दूसरा इसमें परासरण विहीन जल अवशोषण। तो इनमें ऊर्जा की जरूरत होती है। जो परासरण विहीन जल अवशोषण होता है इसमें क्या होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा का उपयोग करके जड़ों की वलकुट कोशिकाएं जल को मृदा विलयन से खींचकर
जाइलम वाहिका में क्या करती हैं प्यारे बच्चों, पहुंचाती हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका निष्क्रिय जल अवशोषण। दूसरा क्या आता है, निष्क्रिय जल अवशोषण। यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण होता है। जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया में जड़ की कोशिकाएं निष्क्रिय बनी रहती हैं और इनमें पत्तियों के जाइलम रस में तनाव उत्पन्न होता है, जो जड़ के जाइलम रस तक जाता है और वहाँ एक चूसर दाब उत्पन्न होता है। फिर वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, चूसर दाब उत्पन्न होता है, जिस कारण जल मूल रोमों से होता हुआ जाइलम में आ जाता है और फिर इसी के कारण जो जल होता है यह मूल रोमों से होता हुआ कहाँ पे पहुँच जाता है, जाइलम में पहुँच जाता है। ठीक है। अब आता है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला होता है प्राप्य भूमि जल। तो प्राप्य भूमि जल क्या होता है, मृदा में कोशिका जल पौधों के लिए उपयोगी होती है। जो मृदा होती है अगर इसमें केशिका जल देखें तो पौधों के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। यह जल उस भूमि की क्षेत्रीय जल धारिता तथा अस्थायी ग्लानि प्रतिशत के बीच की मात्रा होती है। दूसरा आता है मृदा का तापमान। तो पर्याप्त जल अवशोषण के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तीसरा आता है मृदा विलयन की सांद्रता। तो यदि मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कठिन हो जाता है। फिर जल का जो अवशोषण होगा वो बहुत क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कठिन हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है। यदि मृदा के विलयन की सांद्रता मूल रोम के रिक्तिका रस की सांद्रता की तुलना में कम मात्रा में होती है तो यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। अब आता है मृदा की आयु। तो जड़ों की कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, अतः मृदा की वायवी एक महत्वपूर्ण क्या होता है, बहुत ही प्यारे बच्चों, कारक होता है। फिर आता है गैसों का अवशोषण। तो पौधों में O2 तथा CO2 का विसरण, यानी कि पौधों में O2 और CO2 का विसरण किस प्रकार से होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 गैस रंध्रों द्वारा पत्तियों में जाती है और ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर निकलती है। अधिक सिंचाई या वर्षा के कारण मृदा जल क्रांति हो जाती है, क्योंकि O2 ऑक्सीजन का विसरण रुक जाता है और नाइट्रोजन को पौधे भूमि के नाइट्रेट्स के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों पोषक पदार्थों का अवशोषण। क्या आता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण। तो सबसे पहले आता है इसमें पोषण, बोले तो न्यूट्रिएशन। तो जंतु व पौधे अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए पोषण का उपयोग करते हैं। जो जंतु होते हैं और जो पौधे होते हैं यह विभिन्न कार्यों को करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पोषण का उपयोग करते हैं। पोषण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ये पोषण करते हैं तो उसके ही फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का उपयोग शरीर की अन्य क्रियाओं को करने में किया जाता है और जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है वो शरीर की जो अन्य क्रियाएं होती हैं उसको करने में किया जाता है। पोषण की विधियों के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वपोषी पौधा, दूसरा होता है परपोषी पौधा। तो स्वपोषी पौधा क्या होते हैं, ये पौधे अपने कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, निर्माण करते हैं। और परपोषित पौधे देखें तो इस वर्ग के पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं करते, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। ये स्वपोषित पौधे द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि जितने भी होते हैं। फिर आता है आपका अधिपादप। तो कुछ पौधों में पर्णहरित होता है, जो कुछ पौधे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। ये अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं लेकिन जल तथा खनिजों के लिए पोषक पर निर्भर कर रहते हैं और इन पौधों को अधिपादप कहते हैं या फिर इसे ही हम लोग अधिपादप कहा जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों परपोषी पौधों के प्रकार, यानी कि परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषी पौधे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे।
तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है परजीवी पौधे। सबसे पहला क्या होता है, परजीवी पौधे। ऐसे पौधे अपना भोजन जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करने के लिए इन पौधों में परजीवी मूल पाया जाता है। और आवृतबीजी परजीवी पौधों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पहला बांटा गया है पूर्ण परजीवी पौधे। तो ये पूर्ण परजीवी पौधे क्या होते हैं, इनमें पर्णहरित नहीं होता। जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं इसमें पर्णहरित प्यारे बच्चों पाया ही नहीं जाता, अतः ये पौधे दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये पौधे होते हैं अपने दूसरे पौधों से क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। और यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है पूर्ण स्तंभ परजीवी। सबसे पहला क्या होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी। तो अमरबेल एक दुर्बल तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। जो अमरबेल होता है यह एक दुर्बल तने वाला क्या होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। इसका तना पोषद के चारों ओर लिपटा होता है और खनिज लवण व जल का अवशोषण करते हैं। और यह खनिज लवण तथा जल का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अवशोषण करते हैं। और दूसरा देखें तो पर्णमूल परजीवी। तो ये अन्य पौधों के मूल से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि रेफ्लेसिया। ठीक है ना। चलिए अगला आता है अपूर्ण परजीवी। अगला क्या आता है प्यारे बच्चों, अपूर्ण परजीवी। तो ये पौधे पोषक पौधों से कुछ पदार्थों का अवशोषण करके भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है अपूर्ण स्तंभ परजीवी। तो इनमें पर्णहरित होता है। जो अपूर्ण स्तंभ परजीवी होते हैं इनमें क्या जाता है, पाया जाता है, तो इसमें पर्णहरित पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो अपूर्ण स्तंभ परजीवी पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्वयं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विस्कम और लोरेंथस इत्यादि जितने भी होते हैं। दूसरा पाया जाता है आपका अपूर्ण मूल परजीवी। तो इनमें पर्णहरित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। और जो अपूर्ण मूल परजीवी होते हैं इनमें क्या होता है, इसमें पर्णहरित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे चंदन का जो पौधा होता है इसमें अपूर्ण मूल परजीवी होते हैं। अब दूसरा आता है मृतोपजीवी पौधे। तो मृतोपजीवी पौधे क्या होते हैं, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं। जो मृतोपजीवी पौधे होते हैं ये अपना भोजन किससे बनाते हैं, यह भोजन मृत या फिर सड़े गले जो जीव होते हैं उससे प्राप्त करते हैं। जैसे कवक, कुछ जीवाणु, आवृतबीजी पौधे इत्यादि जितने भी होते हैं। तीसरा आता है सहजीवी पौधे। तो जब दो पौधे परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो सहजीवी पौधे कहलाते हैं। तो जब दो पौधे क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे को क्या पहुंचाए, लाभ पहुंचाते हैं, तो सहजीवी पौधे कहते हैं उसे। तो उनके इस संबंध को सहजीवन कहते हैं तथा इन पौधों को सहजीवी पौधा कहा जाता है। और ये जो पौधे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सहजीवी पौधे कहते हैं। लाइकेन सहजीवन का उदाहरण है और इसमें घटक के रूप में एक शैवाल व एक कवक होता है। और अन्य उदाहरण जैसे कवक, मूल, लेग्यूम और राइजोबियम सहजीविता होते हैं। और ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सहजीविता होते हैं। ठीक है ना। अगला आता है इसमें प्यारे बच्चों कीट भक्षी पौधे। ये कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, ये भूमि पे पाए जाते हैं। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं यह भूमि में पाए जाते हैं। वह स्वपोषित पौधे होते हैं। और जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, पहली बात तो मूल भूमि पे पाए जाते हैं, दूसरी बात क्या होती है, यह स्वपोषित होती हैं और इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और इसमें नाइट्रोजन कह सकते हो ना के बराबर होता है। जैसे दलदल भूमि, ये पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। अब आता है ब्लैडरवर्ट या यूट्रिकुलेरिया। तो यह एक छोटा जलीय कीटभक्षी पौधा होता है। जो ब्लैडरवर्ट होता है या फिर यूट्रिकुलेरिया पौधा, यह एक सबसे छोटा जलीय क्या माना जाता है प्यारे बच्चों, पौधा माना जाता है। ठीक है। इनमें रोमों द्वारा जल के अवशोषण से ब्लैडर के अंदर जल का दबाव कम हो जाता है और कीट ब्लैडर के अंदर पहुंच जाते हैं जिनका अपघटन हो जाता है। फिर इसके पश्चात क्या हो जाता है, इनका अपघटन हो जाता है और इसके फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ
ब्लैडर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों कोशिकीय परिवहन। इसके बाद क्या आता है कोशिकीय परिवहन। तो कोशिका में घटित होने वाली सभी क्रियाएं झिल्लियों से संबंधित होती है और इसे ही हम लोग कोशिकीय परिवहन कहते हैं। और झिल्लियों द्वारा पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित प्रकार से होता है। सबसे पहला क्या होता है विसरण। सबसे पहला किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों विसरण के द्वारा। तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यह एक भौतिक क्रिया होती है। जो विसरण होता है इसमें देखें तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती ही नहीं और यह एक क्या होती है भौतिक क्रिया है। विसरण की क्रिया में पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर स्वतः गति करते हैं और पौधों के लिए विसरण अत्यंत क्या होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। अब आता है प्यारे बच्चों पादप जल संबंध। अब क्या आता है पादप जल संबंध। तो पौधों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो पौधे होते हैं अगर इनके लिए जल देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा क्या होता है प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण होता है। पौधे प्रतिदिन अधिक मात्रा में जल को ग्रहण करते हैं परंतु पत्तियों से यह अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ भी जाता है। अगला आता है प्यारे बच्चों परासरण। क्या आता है परासरण। तो परासरण में विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तब तक गति करते हैं जब तक दोनों माध्यमों की सांद्रता एक समान ना हो जाए और उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं परासरण करते हैं और वही क्या कहलाता है परासरण कहलाता है। और परासरण देखें तो यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। यानी फिर आता है आपका परासरण के प्रकार। तो परासरण कितने प्रकार का होता है यह निम्नलिखित दो प्रकार का आता है। सबसे पहला आता है बही परासरण एवं जीव द्रव्य कुंचन। तो सबसे पहला क्या है बही परासरण एवं जीव द्रव्य कुंचन। तो जब किसी पादप कोशिका को ऐसे विलयन में रखें जिसका परासरण दाब रिक्तिका रस के परासरण दाब के बराबर हो तो कोशिका की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि अति परासरी विलयन में कोशिका को रखा जाए तो कोशिका की रिक्तिका से रस जल निकलकर बाहर के विलयन की ओर जाने लगता है जिसे बहिपरासरण कहते हैं, जिससे जीवद्रव्य संकुचित हो जाएगा और कोशिका के तनाव में कमी आ जाएगी और इसे ही जीवद्रव्य कुंचन भी कहा जाता है। क्लियर। जो दूसरा आता है वह आपका आता है अंतःपरासरण एवं जीवद्रव्य विकुंचन। तो जब किसी अधोपरासरी विलयन में ऐसी कोशिका को रखें जिनमें जीव द्रव्य कुंचन हो चुका हो तो परासरण के नियम से जल के अणु बाहर के विलयन से कोशिका के रिक्तिका रस की ओर अधिक मात्रा में जाने लगते हैं और इस क्रिया को अंतःपरासरण करते हैं। और जो ये क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते थे बोल देते हैं अंतःपरासरण का नाम दे देते हैं। ठीक है ना। और कोशिका तनाव में आ जाती है तो इसी घटना को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं और फिर इसी क्रिया के प्यारे बच्चों जीव द्रव्य विकुंचन कह दिया जाता है। अब आपका आता है जल का परिवहन या रसारोहण। ये जल का परिवहन क्या होता है या फिर रसारोहण क्या होता है। तो पौधों में जल तथा उसमें घुले हुए लवणों के मूलरोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण होता क्या है आपको सीधा बता देना है। जो पौधे होते हैं यह पौधों में जल तथा उसमें घुले हुए लवणों के मूल रोमों से कहाँ से मूल रोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग रसारोहण कहते हैं। अब रसारोहण की आती है क्रिया विधि। तो रसारोहण की क्रिया विधि देखें तो इस संबंध में अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत हैं। इस संबंध में देखिए प्यारे बच्चों रसारोहण की क्रिया में तो अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत हैं। जैसे कि पहला आता है जैव शक्तिवाद। सबसे पहला क्या आता है रसारोहण विधियों में जैव शक्तिवाद। दूसरा क्या आता है भौतिक शक्तिवाद। तीसरा क्या होता है मूलदाबवाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जैव शक्तिवाद। ये जैव शक्तिवाद क्या होता है। तो एक वेस्टेमियर इसमें विश्वास रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो जैव शक्तिवाद को प्रस्तुत करने वाले कौन थे वेस्टेमियर थे और इसमें विश्वास रखने वाला सबसे प्रथम क्या था व्यक्ति था। इस अनुसार पौधों के तनों
में जाइलम पैरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं। दूसरा था भौतिक शक्तिवाद। तो इसके अंतर्गत निम्नवाद आते हैं। पहला क्या आता है? अंतः शोषणवाद। सबसे पहला कौन सा आता है? अंतः शोषणवाद। तो इस अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम अवयवों की मोटी भित्ति द्वारा अंतः शोषण बल के कारण होता है और इस मत को अमान्य कर दिया गया। और जो ये मत था इसको बाद में क्या कर दिया गया? अवमान्य, यानी कि बोल दिया गया कि जो मत है यह आपका क्या है? गलत है। अगला आता है केशिका बल मत। तो यह मत बोहम ने दिया था। जो केशिका बल मत था किसने दिया था? बोहम ने दिया था। इसके अनुसार जाइलम की वाहिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती हैं और इनमें उत्पन्न पृष्ठ तनाव के कारण जल स्वतः ऊपर चढ़ जाता है और यह मत भी अवमान्य है। और यह भी जो मत था क्या था? अवमान्य बाद में ठहरा दिया गया। अब आता है वातपोत्सर्जनाकर्षण जलीय मत। तो यह सर्वाधिक मान्य मत है। वातपोत्सर्जनाकर्षण जो जलीय मत है यह सबसे क्या है? सर्वाधिक मान्य मत है। इसे 1894 में डिक्सन व जॉली ने प्रस्तुत किया था और इसे सर्वाधिक मान्य है। और इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो 1894 में डिक्सन थी और जॉली थी, उन्होंने प्रस्तुत किया था। और रेनन, क्लार्क व फीटर्स ने इसका समर्थन किया और यह बाद में मुख्य बातों पर आधारित है। कौन कौन से? यह जो वाद होता है यह मुख्य बातों पर निर्धारित होता है। कौन कौन से? पहला है वातपोत्सर्जन खिंचाव या तनाव। सबसे पहला क्या है? वातपोत्सर्जन खिंचाव या तनाव। तो लगातार वातपोत्सर्जन होता है जिस वजह से पर्णमाध्युतक कोशिकाओं का जल विसरण द्वारा अंतरकोशिकीय अवकाशों में जाता रहता है और जल कोशिकाओं की कोशिका रस गाढ़ा हो जाता है और चूषक बल व तनाव बढ़ता रहता है। यह प्रभाव धीरे धीरे जाइलम वाहिकाओं तक पहुंच जाता है और वहां से पानी का खींचना शुरू हो जाता है और यह तनाव वातपोत्सर्जन के कारण ही होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? वातपोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा आता है ससंजक बल या जल का तनन सामर्थ्य। दूसरा क्या होता है? ससंजक बल या जल का तनन सामर्थ्य। तो डिक्सन व जॉली का कहना था कि जल मृदा से अवशोषित होकर वातपोत्सर्जन खिंचाव के कारण पौधों की ऊंचाई तक चढ़ता रहता है और जल की धारा नहीं टूटती है। इसी कारण जल के अणुओं के बीच प्रबल पारस्परिक आकर्षण या ससंजन का होना है। इसी तरह वाहिकीय भित्तियां व जल के अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है उसे आसंजन कहते हैं और ससंजन व आसंजन के ही कारण जल स्तंभ अटूट बना रहता है। इसे तनन सामर्थ्य कहते हैं और फिर बाद में इसे तनन सामर्थ्य का प्यारे बच्चों नाम दे दिया जाता है। अगला तीसरा आता है मूल दाबवाद। तो यह या वह दाब है जो जड़ों की उपापचयी क्रियाओं के कारण जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिनिकाओं पर पड़ता है। क्लियर? मूल दाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने सन 1727 में किया था। अब आता है वातपोत्सर्जन। ये वातपोत्सर्जन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वायवीय भागों विशेष रूप से पत्तियों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि को वातपोत्सर्जन कहते हैं। फिर आता है वातपोत्सर्जन के प्रकार, यानी कि वातपोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिकांश वातपोत्सर्जन पत्तियों से होता है लेकिन पौधों के अन्य भागों द्वारा भी वातपोत्सर्जन होता है और वातपोत्सर्जन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला का क्या होता है? रंध्रीय वातपोत्सर्जन। तो यह रंध्रों द्वारा होता है। जो रंध्रीय वातपोत्सर्जन होता है यह किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है और रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं रंध्रों से जल वाष्प के रूप में विसरित होकर वातावरण में जाता है। तो इसे ही रंध्रीय वातपोत्सर्जन कहते हैं। लगभग 18 से 90% जल का वातपोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा ही होता है। क्लियर? अब दूसरा आता है उपत्वचीय वातपोत्सर्जन। तो बाह्य त्वचा के ऊपर उपस्थित उपत्वचा द्वारा होने वाले वातपोत्सर्जन को
उपत्वची वातपोत्सर्जन कहते हैं। यह बहुत कम, लगभग 3 से 9% पौधों में होता है। तीसरा आता है वातरंध्रीय वातपोत्सर्जन। तो वातरंध्र काष्ठीय पौधों के तनों में पाए जाते हैं और वातरंध्रों के द्वारा जल की कुछ मात्रा का वाष्पीकृत होना वातरंध्रीय वातपोत्सर्जन कहलाता है। यह वातपोत्सर्जन भी बहुत पौधों में बहुत कम, लगभग कि 0.1% ही होता है। अब आता है रंध्र की संरचना, यानी जो रंध्र होते हैं उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो पौधों की पत्तियों और अन्य कोमल वायवीय भागों में या भागों की बाह्य त्वचा में छिद्र युक्त तथा दो द्वार कोशिकाओं से घिरी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग रंध्र का नाम देते हैं। ये द्वार कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनमें जीव द्रव्य, हरित लवक व केंद्रक पाए जाते हैं। और द्वार कोशिकाओं के बाहर बाह्य त्वचा कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें गौड़ कोशिका या सहायक कोशिकाओं के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। अब बात आती है रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। तो द्वार कोशिका की स्फीति दशा में होने पर रंध्रों के छिद्र खुल जाते हैं, क्योंकि इस स्थिति में द्वार कोशिकाओं की बाह्य पतली भित्ति बाहर की ओर फैल जाती है, तो अंदर वाली भित्ति खींचकर बाहर की ओर आ जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। जब द्वार कोशिका में स्लथ दशा उत्पन्न हो जाती है तो अंदर की भित्ति अपने पूर्ण स्थान पर आ जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बंद हो जाता है। इस प्रकार रंध्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति दशा या स्लथ दशा पर निर्भर करती है। अब बात आती है वातपोत्सर्जन पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है बाहरी कारक। इसे हम लोग 2 समूह में बांटे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बाहरी कारक। बाहरी कारक में क्या होता है? प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे रंध्र खुल जाती हैं और वातपोत्सर्जन अधिक हो जाता है। इसके विपरीत अंधेरे में रंध्र बंद रहते हैं और वातपोत्सर्जन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कम हो जाता है। और दूसरा आपका डालता है वायुमंडल की आर्द्रता। तो आर्द्रता के अधिक होने पर वातपोत्सर्जन कम और आर्द्रता कम होने पर वातपोत्सर्जन अधिक होता है। तीसरा तापमान। तापमान के बढ़ने से वातपोत्सर्जन की दर बढ़ती है और तापमान के घटने पर वातपोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। चौथा वायु। तो वायु की गति बढ़ने पर रंध्र खुलते हैं तथा वातपोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, लेकिन अधिक तीव्र वायु के बाद रंध्र बंद हो जाते हैं और वातपोत्सर्जन तुरंत क्या हो जाती है? घट जाती है। और दूसरा आपका आंतरिक कारक है। तो आंतरिक कारक में सबसे पहला है पत्तियों की संरचना। तो पत्तियों की रचना का भी वातपोत्सर्जन का प्रभाव पड़ता है। तो पत्तियों की रचना के कारण भी वातपोत्सर्जन पर क्या पड़ता है? बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वातपोत्सर्जन कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों में विभिन्न प्रकार के अनुकूल पाए जाते हैं और इसे पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। जैसे नागफली में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं तथा तना चपटा व मांसल हो जाता है। फिर जो तना होता है क्या हो जाता है? चपटा और मांसल हो जाता है। और दूसरा है बिंदु श्रावण। तो इसमें कुछ शाकीय पौधे जैसे झुइया, जौ आदि अपनी पत्तियों के किनारे बूंदों के रूप में जल हानि करते हैं और इन पर सिरकाओं के छोरों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें जल रंध्र कहते हैं। और जल रंध्रों से होने वाली जलहानि को हम लोग बिंदुस्राव कहते हैं। तीसरा आती है खनिज लवणों का अंतःग्रहण। तो घुलनशील अवस्था में अनेक जल पदार्थ मिट्टी में उपस्थित रहते हैं और जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण की क्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र तथा अलग रहती है और सभी खनिजों का जल द्वारा निष्क्रिय अवशोषण नहीं हो सकता। खनिज आयनों का सक्रिय तथा निष्क्रिय अवशोषण मिट्टी के अंदर जड़ के द्वारा ही होता है। अगला आता है जाइलम द्वारा खनिज लवणों का स्थानांतरण। तो जब सक्रिय तथा निष्क्रिय अंतःग्रहणों द्वारा खनिज आयन जाइलम में पहुंच जाते हैं तो प्रवाह द्वारा परिवहन वातपोत्सर्जन होता है और खनिज तत्वों का उपयोग पौधों के वर्धी भागों जैसे शीर्षस्थ, पार्श्वी, विभोजतकों, तरुण पत्तियों, फलों एवं बीज में होता है। ठीक है। अगला आता है फ्लोएम द्वारा परिवहन।
तो पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ के जलीय परिवहन को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं और यह परिवहन फ्लोएम के द्वारा ही होता है। फ्लोएम की चालनी नलिकाओं से होने वाले खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर व नीचे की ओर दोनों तरफ द्विदिशीय होता है। जाइलम से होने वाले परिवहन से यह भिन्न है क्योंकि जाइलम में जल का प्रवाह एक दिशीय होता है। जल एवं सुक्रोज फ्लोएम रस का निर्माण करते हैं। अगला आता है दाब जनित प्रवाह परिकल्पना या मात्रात्मक प्रवाह परिकल्पना। तो यह सन 1927 में मुंच द्वारा मुंच द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक मानी परिकल्पना है। ठीक है ना। यह परिकल्पना समझने के लिए मूथ ने भौतिक प्रयोग प्रस्तुत किया और यह दो वल्बों प्रयोग भी कहते हैं। इसके लिए मुंच ने, यहाँ पे मुंच होगा, मुंच लिख ले सही रहेगा। मुंच ने अर्धपारगम झिल्ली से बने दो वल्ब कौन कौन से ए और बी लिए जो यू आकार की नली से आपस से क्या रहते थे, जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। और दोनों वल्ब पराशरण तंत्र की तरह कार्य करते हैं। वल्ब ए में शर्करा का घोल तथा वल्ब बी में जल भरते हैं और ये दोनों बीकर ए तथा बी टी नली टी द्वारा जुड़े रहते हैं। कुछ समय पश्चात वल्ब ए से जल बीकर ए में प्रवेश करती है, अतः वल्ब ए में स्फीति दाब उत्पन्न होता है जिससे वल्ब बी ए यू नली से होकर वल्ब बी की ओर गति करता है तथा बीकर बी से जल टी नली से होता हुआ बीकर ए में आ जाता है और शर्करा अणुओं का स्थानांतरण निरंतर वल्ब ए से वल्ब बी में होता रहता है। मुंच ने वल्ब ए की तुलना पत्तियों से की है तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है जो फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा पहुंच जाता है और वल्ब बी में जहां पहुंचकर खाद्य पदार्थों का शोषण में प्रयुक्त होता है या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है और जड़ों से फ्लोए जाइलम वाहिकाओं द्वारा पत्तियों को पहुंचाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। शेष जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों से बाहर निकाल देते हैं और मुंच ने पत्तियों के पेरेन्काइमा की तुलना वीकर ए और जड़ों के जाइलम पेरेन्काइमा की तुलना वीकर बी से की है और इसका फिगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 पूरा कंप्लीट होता है इन वन शॉट प्यारे बच्चों है और इससे एक प्यारा सा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा आप देख सकते हैं हैंड रिटेन बना गया। ठीक है ना। और हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।